सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को शीर्षक को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो बातें हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भेड़े और भेड़िए प्रसंचित और अप्रसंचित होते हैं। चूँकि इस पशु समाज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर करके बड़ी ही सरलतापूर्वक एक ऐसी व्यवस्था अपनाने की बात कही गई, इसमें सुख शांति समृद्धि सुरक्षा का दायित्व का एहसास सभी जीवों को हो। यह बड़ी उपयुक्त बात भी है और यह तभी संभव है जब लोग एक ऐसे प्रत्याशी को अपना मत से अलंकृत करें जो समझदार, विवेकवान, गुणी हो और अंततः वह प्रजा के लिए कार्य करे। क्योंकि यहाँ पर भेड़ों की संख्या अधिक थी और वे जानते थे कि चुनाव में मेरा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है और जब वह जीतेगा तो हम अपने ढंग से कानून बनाएंगे। उस कानून के तहत सभी जीव एक साथ सामान्य जीवन जी सकेंगे। जियो और जीने दो, शांति, स्नेह, बंधुत्व, सहयोग पर समाज अवलंबित और आधारित होगा, आदि आदि बातें। इसके पश्चात स्वाभाविक रूप से वे प्रसंचित थे, लेकिन भेड़िए जो जाति थी वे काफ़ी अप्रसन्न थे, खिन्न थे, क्योंकि बिल्कुल अस्पष्ट था। क्योंकि वे जानते थे कि हमारी हार निश्चित है और इसके पश्चात मुझे खाने के लिए भी लाले पड़ने लगेंगे। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके पे मौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। स्वाभाविक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यह कहानी पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक कहानी है। भेड़िए के पास दो चार सियार रहते ही हैं। भेड़िया किसका प्रतीक है? क्षुद्र नेता का प्रतीक है। और ये दो चार सियार उनके इर्द गिर्द रहने वाले चमचों का प्रतीक है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे हुए मांस को कुतर कर नोच करके खाने का प्रयास करते हैं और हड्डी को वे चूसने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर नेता से कहीं कोई चीज़ बच जाए तो उस अवशेष पर भी किस प्रकार से शोषण किया जा सके या सुनिश्चित करने के लिए ये निश्चित रूप से तत्पर रहते हैं। और यही कारण है कि इनके आगे घूमते फिरते, उठते बैठते हैं, दुम हिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय जयकार बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से इन बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है ताकि वे इन बात को समझ सकें। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? क्योंकि ये दोनों साथ में रहते हैं, उनकी यही कार्य दशा है। आज जब वे भेड़िया उदास है तब उसकी इस सकल आकृति को देखने के पश्चात कहा कि आपके चंद्रमा रूपी मुख पर
आज मेघ के काले बादल छाए हुए हैं, इसके कारण क्या है? खैर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जब भेड़िए इस प्रकार की बात सियार ने की, तब उसने बड़ी गंभीरता से बताया कि तुम्हें इस बात की जानकारी है कि नहीं कि वन प्रदेश में एक नई सरकार आने वाली है, अब हमारा राजपाट से यहाँ से चला जाएगा, हम लोग खाने के बिना या अन्य प्रकार की चीज़ों के अभाव में जीवन यापन करेंगे। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, दांत निपोड़ना मुहावरा है, वह उसके वो प्रसन्नचित्त होते या दिखावटी मुख बना कर करके नहीं कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, कोई और सरकार, कोई और लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। पहले बहुत दिनों तक हम लोग जीवों की हत्या करते, हिंसा करते, खाते, लेकिन अब समय आ गया है कि सूखी हड्डी भी तुम्हें खाने पीने और चूसने को मिलने वाली नहीं है। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। शेर और सियार में आसमान जमीन की अंतर है। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है, कांप उठता है, वह अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, जबकि सियार छल, प्रपंच, कपट और धोखा के लिए जाना जाता है, अवसरवाद के लिए जाना जाता है। और इसी बातों को स्पष्ट करते हुए लेखक ने इन बातों को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि शायद शेर सियार तब हो जाता जब वह ऐसा नाटक नहीं कर पाता, लेकिन वह अपने अवसर के लिए, अपने छल प्रपंच कपट की स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ इस प्रकार का एकमात्र दिखावा नाटक करता है, इसमें छल प्रपंच कपट भरा हुआ होता है। स्वाभिमान के साथ उसका जीवन नहीं, बल्कि वह छल प्रपंच के साथ जीवन जीने का प्रयत्न और प्रयास करता है। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी तो कहाँ जाएं। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की चुनाव, पंचायत के चुनाव में बूढ़े सियार को समझाई और गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं तो भी कहाँ जाएं। समस्या बड़ी विकट है। जैसे जैसे चुनाव पंचायत का समय नज़दीक आते जाता है, स्वाभाविक रूप से वह अप्रसन्नचित, दुखित और व्यथित है। वह अपने गिरे मन से कहता है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, अब भागने के सिवा कोई उपाय बचा हुआ मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। देखिए सियार कितना चतुर और चालाक है। वह जानता था कि मालिक सर्कस में भर्ती हो जाएंगे, तब इनको खाने के लिए और रहने के लिए जगह कम से कम सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और ऋष को ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। स्वाभाविक रूप से इनकी नाम की जो पीछे कुख्यात शब्द लगा हुआ है, उससे इनकी जान नहीं बचती। उन्होंने कहा कि वहाँ शेर और ऋछ रचे जाते हैं, लेकिन हम अपने बदनामी के कारण वहाँ भी हमारी कोई पूछ नहीं है। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। और सोचा, दिमाग लगाया, कहा कि मालिक आप एक काम कीजिए, अजायब घर में चले जाइए, कम से कम वहाँ 2 जून की खाना और कुछ और मिल जाएगा। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब वहाँ पर भी उनका कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ पर सुने हैं कि कुछ लोग रहते हैं। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है। सियार ने जिस प्रकार से इस भेड़िए की अपनी चालाकी से कार्य संपादित कर उन्हें सहयोग करने का प्रदान किया, स्पष्ट रूप से नकारात्मकता की उत्तर मिलती चली गई। और वह व्यथित भाव से कहता है कि वहाँ आदमी रखे जाने लगे हैं, वहाँ पर भी हमारा जगह नहीं है, आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो इस प्रकार से
इन बातों को बताया गया। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।